आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर किसी लड़की की जिंदगी की कीमत उसकी उम्र या उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि बल्कि उसके साथ आने वाले दहेज से तय होने लगे, तो क्या होगा? हम्म। और क्या होगा अगर शादी, जिसे हम एक तरह से सुरक्षा का जरिया मानते हैं, वही उसके लिए सजा बन जाए? और ये सवाल मतलब कोई आज का नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनके साथ हमारा समाज आप देखिए लगभग 100 साल से जूझ रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि उस कहानी की बुनियाद है जिसकी आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इस उपन्यास का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करते हैं। ये उपन्यास 1925-26 के आसपास लिखा गया था, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि उस दौर के समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें आज भी हमें अपनी शक्ल कहीं ना कहीं दिख जाती है। और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उपन्यास सिर्फ एक सामाजिक कहानी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी है, एक तरह की केस स्टडी। केस स्टडी? अच्छा। हाँ। ये 3 मुख्य मुद्दों को केंद्र में रखता है। एक, दहेज प्रथा की क्रूरता। दूसरा, एक महिला की बेबसी। और तीसरा और सबसे खतरनाक चीज, शक। शक। निराधार शक जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर सकता है। तो आज इस विश्लेषण का मकसद यही समझना है कि निर्मला की कहानी में उठाए गए सवाल एक सदी बाद भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले निर्मला से मिलते हैं। कहानी की शुरुआत में निर्मला का जो चित्र खींचा गया है वो आज की किसी भी लड़की जैसा है। पढ़ी लिखी, संवेदनशील, उसके अपने सपने हैं, उम्मीदें हैं। यही बात इस किरदार को 100 साल बाद भी इतना रिलेटेबल बनाती है ना? बिल्कुल। वो कोई दबी कुचली लड़की नहीं है, वो जिंदगी से भरी हुई है। उसके पिता जो एक वकील हैं, उसकी शादी एक अच्छे योग्य लड़के से करना चाहते हैं, एक ऐसे घर में जहां उसे सम्मान मिले। सब कुछ मतलब सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में पहला और सबसे दुखद मोड़ आता है। हाँ, उनके पिता की अचानक मौत हो जाती है। और पिता की मौत के साथ ही निर्मला की किस्मत की डोर जैसे किसी और के हाथ में चली जाती है। यहीं से उस चीज की एंट्री होती है जो निर्मला की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है: दहेज। हम्म। पिता के न रहने पर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि जो रिश्ता पहले तय हुआ था वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब उतना दहेज देने की हैसियत नहीं रही। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमारे स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं क्या? कि निर्मला के साथ जो भी हुआ वो उसकी अपनी गलती थी ही नहीं। ये तो पूरे समाज का, पूरे सिस्टम का फेलियर था। उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा, उसका स्वभाव, सब कुछ एक झटके में बेईमानी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। उसकी कीमत अब इस बात से तय होती है कि उसके साथ कितना पैसा दिया जा सकता है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है। एक इंसान की कीमत चीजों से लगाई जा रही है। यही उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। और दहेज न दे पाने की इसी मजबूरी के चलते निर्मला की शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, मुंशी तोताराम। तोताराम एक विधुर हैं और पहले से 3 बेटों के पिता भी हैं। स्रोत इसे असमान विवाह कहते हैं। और ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं था। हाँ, ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं था, ये पावर का भी फासला था। एक तरफ एक 15 साल की लड़की जिसके मन में शादी को लेकर न जाने कितने सपने थे, और दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बेटे लगभग निर्मला की ही उम्र के हैं। हाँ, क्या आज भी हम ऐसी शादियां नहीं देखते जहां उम्र, पैसे या रुतबे का फासला एक पार्टनर को दूसरे पर हावी होने का मौका दे देता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। प्रेमचंद यहाँ समाज की उसी सोच पर चोट कर रहे हैं जहाँ एक लड़की को किसी सामान की तरह एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता है, उसकी भावनाओं या भविष्य की परवाह के बिना। ये शादी निर्मला के लिए एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि उसके सपनों का अंत थी। और इसी असमान नींव पर जो रिश्ता खड़ा होता है वो शुरुआत से ही दरकने लगता है। और परवाह ना करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, वो हमें निर्मला के नए घर में कदम रखते ही दिखने लगता है। निर्मला अपने नए घर में आती है, पर वहां उसे एक पत्नी का सम्मान नहीं मिलता। उसे मिलती है एक अजीब सी उलझन। तोताराम के बेटे, खासकर सबसे बड़ा बेटा मनसाराम, उम्र में उसके बहुत करीब हैं। निर्मला उनके प्रति एक स्वाभाविक स्नेह रखती है, शायद एक माँ जैसा या एक बड़ी बहन जैसा। हाँ बिल्कुल। लेकिन तोताराम की आंखों को यह स्वाभाविकता नहीं दिखती।
उन्हें वो दिखता है जो उनके अपने मन के अंदर का डर है, उम्र का बड़ा फासला और एक असुरक्षा की भावना। कि वो निर्मला के लायक नहीं है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि निर्मला उनसे कभी खुश नहीं रह सकती, और यही असुरक्षा उनके मन में शक का वो बीज बो देती है जो धीरे धीरे एक जहरीला पेड़ बन जाता है। हाँ, एक जहरीला पेड़। एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये कि तोताराम ने कभी सीधे निर्मला से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? या ये सिर्फ उनका अहंकार था या उस दौर के समाज का दबाव? ये दोनों का मिला जुला रूप है। देखिए, एक तो उनका पुरुषवादी अहंकार कि मैं अपनी पत्नी से सफाई क्यों मांगो, और दूसरा समाज का डर। पर सबसे बड़ी वजह है संवाद की कमी। उसे निर्मला और अपने ही बेटे मनसाराम के रिश्ते पर शक होने लगता है। और सबसे तकलीफदेह बात क्या है, इस शक का कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बस एक तरफा शक। हाँ, और उसी के आधार पर एक औरत को अपराधी मान लिया जाता है। और यहीं से कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जिसे स्रोत मनोवैज्ञानिक हिंसा कहते हैं। ये शब्द ये अपने आप में बहुत भारी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि तोताराम ने निर्मला को कभी हाथ नहीं लगाया, मतलब कोई शारीरिक हिंसा नहीं। अच्छा। कोई बाहरी इंसान देखता तो शायद कहता कि वो कितने अच्छे से रखी गई हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। और यही मनोवैज्ञानिक हिंसा का सबसे खतरनाक पहलू है कि वो दिखती नहीं है। बिल्कुल। ये आपको दुनिया की नजरों में पीड़ित दिखाए बिना अंदर से खोखला कर देती है। ये एक ऐसा जहर है जिसका कोई सबूत नहीं होता। सोचकर भी डर लगता है, एक ऐसा घर जहां आपकी हर हरकत पे नजर रखी जा रही हो, जहां आपकी चुप्पी का मतलब कुछ और निकाला जाए और आपके बोलने का कुछ और। हाँ, अगर वो खुश है तो क्यों खुश है, जरूर बेटे से बात हुई होगी। अगर वो उदास है तो क्यों उदास है, जरूर मुझसे नाखुश है। मतलब निर्मला की हर भावना को शक के तराजू पर तोला जाने लगा। उपन्यास हमें यही दिखाता है कि जो घाव दिखते नहीं वे अक्सर सबसे गहरे होते हैं। तोताराम का व्यवहार बदल जाता है। वो निर्मला से कटा कटा रहने लगता है, उस पर ताने कसता है। घर का माहौल इतना बोझिल हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मानसिक हिंसा धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है, उसकी आत्मा को मार देती है। निर्मला उस घर में एक कैदी की तरह हो जाती है, जो दीवारों से नहीं बल्कि शक और अविश्वास से घिरी हुई है। और शक की ये आग सिर्फ निर्मला को ही नहीं जलाती, बल्कि धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। हाँ, इसका असर सबसे पहले तोताराम के सबसे बड़े और होनहार बेटे मनसाराम पर पड़ता है। जब उसे अपने पिता के इस घिनौने शक के बारे में पता चलता है तो वो आत्मग्लानि और दुख से भर जाता है। उसके लिए ये बर्दाश्त से बाहर था कि जिस स्त्री को वो अपनी माँ का दर्जा दे रहा है, उसी के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, और वो भी उसके अपने पिता के द्वारा। ये अपमान उसे अंदर से तोड़ कर रख देता है। वो इसे अपनी बेइज्जती से ज्यादा निर्मला की बेइज्जती समझता है। और वो खाना पीना छोड़ देता है, बीमार पड़ जाता है। पिता के शक को गलत साबित करने के लिए वो घर छोड़कर हॉस्टल चला जाता है, लेकिन वहां भी ये सदमा उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी हालत बिगड़ती जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ये सोचना भी कितना भयानक है कि सिर्फ एक शक ने एक पिता से उसके ही बेटे की जान ले ली। बिल्कुल। विश्लेषण में इस मृत्यु को सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं कहा गया है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है। वे इसे एक पितृसत्तात्मक सोच द्वारा की गई हत्या का प्रमाण बताते हैं। पितृसत्तात्मक सोच द्वारा की गई हत्या? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का निराधार शक, जो उसकी अपनी असुरक्षा और मर्दवादी सोच से उपजा है, पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। तोताराम ने कभी अपने बेटे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसके शक के जहर ने ही उसकी जान ले ली। और विडंबना देखिए, जब तक तोताराम को अपनी गलती का एहसास होता है, जब तक उसे लगता है कि उसका शक कितना बेबुनियाद और गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर। वो अपने सबसे काबिल बेटे को खो चुका है। यही इस त्रासदी की गहराई है। देखिए, नुकसान हो जाने के बाद का पछतावा उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता। प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं कि शक का जहर जब एक बार फैल जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। वो सिर्फ तबाही लाता है, और ये तबाही यही नहीं रुकती। नहीं, घर का माहौल इतना जहरीला हो जाता है कि तोताराम के बाकी दोनों बेटे भी घर से भाग जाते हैं, और उनमें से एक की भी मौत हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। और इस सबके केंद्र में निर्मला है, जो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही है और खुद को इसका जिम्मेदार मान रही है। हाँ, अंत में निर्मला भी बीमार पड़ जाती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं थी, ये उसकी आत्मा की बीमारी थी। उसने जीना छोड़ दिया था। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक ऐसे समाज में जहां औरत की बात पर यकीन करने से पहले ही उसे कसूरवार मान लिया जाता है,
उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी आवाज सुनने वाला ही कोई नहीं था। कोई नहीं था। इतने अपमान, दुख और अकेलेपन के बाद उसके अंदर जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है जो इस पूरी स्थिति को बयां करती है। जिस समाज में एक औरत को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़े, वहां उसकी मौत पहले ही हो चुकी होती है। क्या बात है। निर्मला का शरीर तो बाद में मरता है, उसकी आत्मा तो शायद उसी दिन मर गई थी जिस दिन पहली बार उस पर शक किया गया था। बिल्कुल। उसकी मृत्यु सिर्फ एक लड़की की हार नहीं है, ये पूरे समाज की असफलता है। ये उस व्यवस्था की हार है जो दहेज पर आधारित है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देती और जो संवाद की जगह शक को तरजीह देती है। प्रेमचंद निर्मला के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाते हैं, और वो आईना आज भी धुंधला नहीं हुआ है। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं। आज 100 साल बाद इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी दुखद कहानी है जिसे हम पढ़कर भूल जाएं? अगर हम इसे भूल जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि निर्मला की कहानी उन सामाजिक बीमारियों का एक्सरे है जिनसे हम आज भी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। मतलब रूप बदल गया है। हाँ, रूप बदल गया है, लेकिन बीमारी की जड़ें अभी भी गहरी हैं। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो स्रोत हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे क्या दहेज सच में खत्म हो गया है? शायद कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन क्या गिफ्ट्स और शादी के खर्चों के नाम पर आज भी लड़की के परिवार पर बोझ नहीं डाला जाता? डाला जाता है। क्या आज शादी में बराबरी को सच में महत्व दिया जाता है, या आज भी कई रिश्तों में पावर का संतुलन एक तरफ झुका होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज एक महिला को शक की नजर से नहीं देखा जाता? उसके कपड़ों पर, उसके दोस्तों पर, उसके देर रात तक काम करने पर, उसकी आजादी पर। जब तक समाज में एक महिला के चरित्र को इतनी आसानी से सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है, तब तक निर्मला की कहानी प्रासंगिक रहेगी। इसका मतलब है कि निर्मला आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा है। शायद उसका नाम और चेहरा बदल गया हो, उसकी कहानी थोड़ी अलग हो, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, वो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी सफलता यही है। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो बेचैन करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, वो आपको आराम से बैठने नहीं देती। निर्मला ये याद दिलाती है कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी-कभी समाज को जगाने के लिए भी होती हैं। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं, असली तरक्की सामाजिक सोच में बदलाव से आती है। बिल्कुल। तो निर्मला की कहानी एक चेतावनी की तरह है, एक रिमाइंडर कि समाज की बनाई गलत परंपराएं और एक व्यक्ति का निराधार शक कैसे हंसती खेलती जिंदगियों को तबाह कर सकता है। कि एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है जब हम अपने आसपास ऐसी किसी निर्मला को देखते हैं जो मानसिक हिंसा या शक का शिकार हो रही है, तो क्या हम चुपचाप मुंह फेर लेते हैं या उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं? प्रेमचंद ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी हमारी है। प्रेमचंद ने निर्मला की कहानी लिखकर समाज को जगाने की एक जबरदस्त कोशिश की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 100 साल बाद क्या हम पूरी तरह जाग चुके हैं या बस नींद में करवटें बदल रहे हैं?